अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 के अंदर प्रीवियसली हमने किरचॉफ्स रूल स्टार्ट किए थे और किरचॉफ फर्स्ट रूल्स की डिटेल्स डिस्कस की थी। आज हम इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन किरचॉफ वोल्टेज रूल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको डिराइव आउट करेंगे। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम किरचॉफ रूल्स पढ़ रहे हैं जो कि जर्मन फिजिसिस्ट गस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ ने 1845 में कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर करंट्स और वोल्टेजेस को डिस्कस करने के लिए या फिर कोई भी अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्राइब किए थे। प्रीवियसली हमने किरचॉफ करंट रूल पढ़ा था। आज हम इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ सेकंड रूल, जिसे हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहते हैं या फिर हम इसे किरचॉफ्स लूप रूल या फिर मैश रूल भी कहते हैं। लूप से मुराद सर्कल कंप्लीट करने वाली, मैश से मुराद जाल होता है। सो ये जो किरचॉफ सेकंड रूल है, इट इज अ स्टेटमेंट of law of conservation of energy। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। इसके मुताबिक किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर तमाम एनर्जीज का सम 0 के इक्वल रहता है। I = 1 to n। इसको डिस्कस करने के लिए हम ज़रा बुक वाली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से किसी कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस जो पहले दो कंपोनेंट्स बना रहे हैं हम, वो है बैटरी जिसकी EMF E1 है और उसके बाद है रेजिस्टर R1। ये फर्दर कनेक्टेड हैं इस तरह से एक और बैटरी जिसकी EMF कितनी है, E2 है, उसके साथ, और फर्दर कनेक्शन है रेजिस्टेंस R2 के साथ। सो ये हमारे डायग्राम है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब यहां पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि E1 बैटरी चाहती है कि कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे और जो बैटरी E2 है वो ये चाहती है कि करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करे। तो बैटरी कौन जीतेगी? जिसकी EMF बड़ी होगी। ये एग्जांपल वैसे ही है जैसे एक क्लोज पाइप सिस्टम में दो वाटर पंप्स अटैच्ड हों। एक वाटर पंप इस तरफ पानी सप्लाई करना चाह रहा हो, दूसरा इस तरफ सप्लाई करना चाह रहा हो, तो जीतेगा कौन? वो पंप जिसकी पावर ज़्यादा होगी। ऐसे ही यहाँ पे वो बैटरी जीतेगी जिसकी EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इन दोनों बैटरीज में से E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू से ज़्यादा है। सो इस लूप के अंदर जो करंट सर्कल कर रहा है, लूप कंप्लीट कर रहा है, उस करंट का नाम है करंट I और उसके फ्लो की जो सेंस है वो है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने बैटरी 1 की EMF E1 को बैटरी 2 की EMF E2 से ग्रेटर कंसीडर किया है। अब यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं जिनमें से कुछ कंपोनेंट्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और कुछ डिसिपेट करेंगे और तमाम एनर्जी चेंजेस का सम किसके इक्वल आएगा? वो 0 आएगा। सो हम ये लिख लेते हैं कि इस जगह के ऊपर जो हमने एनर्जीज का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है,
ये 4 कंपोनेंट्स के लिए है, सो n की जगह पे 4 आ जाएगा और डेल्टा U इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। यहाँ पे I भी लिख लीजिए। सो 4 एनर्जीज हैं। पहली एनर्जी वो जो कि बैटरी यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो के लिए प्रोवाइड कर रही है। सो चूंकि ये बैटरी सर्किट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसकी एनर्जी चेंजेस को हम पॉजिटिव लिखेंगे। सो दिस इज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी ऑफ EMF E1। अब ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर से जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के अंदर फ्लोइंग चार्जेस कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट करेंगे हीट की सूरत में। सो इसके लिए जो वेस्टेड एनर्जी है उसको माइनस लिखते हैं और दैट इज एनर्जी वेस्टेड अक्रॉस R1। अब जरा यहां पे इस केस को देखिए, करंट फ्लो कर रहा है E2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और E2 करंट प्रोवाइड करना चाह रही है अपवर्ड। सेम वैसे ही जिस तरीके से एक क्लोज पाइप सिस्टम में अगर 2 पंप्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हों तो पानी जो फ्लो करता है वो ज्यादा पावर वाले पंप की डायरेक्शन में फ्लो करता है और उलट डायरेक्शन में लगा हुआ पंप उसकी पावर या फिर एनर्जी को वेस्ट करवा रहा होता है। वैसे ही ये बैटरी भी करंट फ्लो के रास्ते में रुकावट रखती है, उसकी एनर्जी जो कि इस सर्किट में मौजूद है उसको डिसिपेट करती है। इस वजह से यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस हैं वो भी नेगेटिव होते हैं और इसके लिए जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का वो -U अक्रॉस E2 लिखेंगे। और फिर बारी आएगी इस रेजिस्टर R2 की। रेजिस्टर R2 से गुजरते हुए अगेन कोलिजन्स की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी और यहाँ पे आने वाले एनर्जी चेंजेस भी नेगेटिव होंगे और सम किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। सो ये मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट लिखी है इस लूप के लिए। हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या था, वो था एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज। हम इसे V भी लिख लेते हैं, डेल्टा V भी लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लेट से मैं फिलहाल यहाँ पे V का सिंबल यूज कर रहा हूँ जैसे कि बुक ने लिखा है और चार्ज के लिए Q0 नहीं लिख रहा, डेल्टा Q ये सिंबल यूज कर रहा हूँ। इससे जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो V टाइम्स डेल्टा Q बन जाएगा। सो आप जो भी सिंबल यूज करते हैं उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। सो फिलहाल हम ये वाले जो सिंबल्स हैं वो यूज करेंगे। यहाँ पे ये बात भी नोटिस करने वाली है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय EMF मौजूद होगी तो ये एक्सप्रेशन E डेल्टा Q बनेगा। और यहाँ पे आपने एक बात और भी बतानी है, वो ये कि चूंकि सर्किट सीरीज है इसलिए जो चार्ज बैटरी E1 से फ्लो कर रहा है वही चार्ज रेजिस्टेंस R2 से फ्लो करेगा, वही चार्ज बैटरी E2 के क्रॉस फ्लो करेगा और वही चार्ज रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस भी फ्लो कर रहा होगा। तो तमाम कंपोनेंट्स के अक्रॉस फ्लो करने वाला चार्ज इक्वल है। आप डेल्टा का सिंबल यूज कर सकते हैं इन सब के साथ, ना भी यूज करें तो वही बात है। सो अब अगर मैं यहाँ पे इस लॉजिक को अप्लाई कर दूं और जो एनर्जी की इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूशन करूं यहाँ पे, तो जो प्लस U E1 है उसकी जगह पे लिखा जाएगा इस एक्सप्रेशन के तहत E1 डेल्टा Q1। 1 नहीं लिख रहा क्योंकि इक्वल ही है, सबने बाद में कॉमन निकल के कैंसिल आउट ही होना है। और जो रेजिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इनटू डेल्टा Q। फिर बैटरी E2 के लिए अगेन ये एक्सप्रेशन यूज होगा, लिखा जाएगा -E2 डेल्टा Q। और रेजिस्टेंस R2 के लिए अगेन ये एक्सप्रेशन यूज होगा, लिखा जाएगा -VR2। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इनटू डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा Q कॉमन निकाल लें, एक्सप्रेशन बनता है E1 -VR1 -E2 -VR2 इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा Q इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा E1 -VR1 -E2 -VR2 इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा Q। आप 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कर लें, आंसर 0 ही रहता है। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा E1 -VR1 -E2 -VR2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस, डेल्टा भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। I एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म है कि I 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। हमारे इस इक्वेशन के केस में n की जगह पे 4 आना चाहिए और ये सम 0 के इक्वल होना चाहिए। सो ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से हम इसकी स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल की।
सो स्टेटमेंट क्या होगी? किरचॉफ वोल्टेज रूल के मुताबिक द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द potential changes in a closed circuit or loop is 0. सो ये मैंने जो इक्वेशन पढ़ दी है वो इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर एलैबोरेट कर देते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये जो बैटरी 1 है इसकी EMF E1 और जो बैटरी 2 है इसकी EMF E2 तो डायरेक्टली गिवन होगी, आमतौर पे बैटरीज के ऊपर लिखी भी होती है। लेकिन रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल VR1 और R2 के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल VR2 ये इन रेजिस्टर्स के ऊपर लिखे नहीं होते। इनको फाइंड आउट करने के लिए आप ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे कि चूंकि VIR के इक्वल होता है, इसलिए जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स E1 माइनस VR1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? लूप करंट IR1 माइनस E2 और VR2 के लिए लूप करंट I और साथ रेजिस्टेंस होगी R2 और सम 0 के इक्वल होगा। सो ये एक्सप्रेशन नंबर 3 है जो कि बुक ने भी लिखा हुआ है पेज नंबर 47 के ऊपर। यहां पे एक बात नोटिस करने की है, वो ये कि अगर एक सिंगल लूप हो तो जो करंट डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो होगी इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी ऑफ लार्जर EMF। अगर एक अकेली लूप हो, जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप कंप्लीट हो रही है, तो उस सूरत में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी ऑफ लार्जर EMF। सो यहाँ पे चूंकि हमने EMF E1 को E2 से ग्रेटर कंसीडर किया हुआ है, इसलिए E1 इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट घुमाना चाहती है, जबकि E2 क्लॉकवाइज करंट घुमाना चाहती है। लेकिन हमने E1 को ग्रेटर कंसीडर करते हुए इस सर्किट का जो नेट करंट है उसे एंटी क्लॉकवाइज ही ड्रॉ किया है। यहां तक हमने डिटेल्स पढ़ी। अब हम इस सारे डिस्कशन के पस मंजर में जरा रूल्स पढ़ लेते हैं कि क्या रूल्स हमने फॉलो करने हैं इस लॉ को यूज करते हुए सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हम इस डायग्राम के अंदर दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं एक दफ़ा कि जो इक्वेशन हमने लिखी है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। उसका एक्सप्रेशन क्या था? प्लस E1 माइनस VR1 माइनस E2 माइनस VR2 और सम था 0 के इक्वल। अब यहाँ पे हमने रूल्स डिफाइन कर देने हैं और रूल्स क्या हैं? सो रूल्स फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल चेंजेस। पहला रूल है, इफ अ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव। अगर आप किसी सोर्स ऑफ EMF को इस तरह से ट्रेवर्स करें कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएं, तो चार्ज इसमें से गुजरते हुए एनर्जी गेन करता है और उस सूरत में जो पोटेंशियल चेंज है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। इट इज नेगेटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप हाई से लो, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आए किसी बैटरी के अक्रॉस, तो इसमें से जब चार्ज गुजरेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, इसलिए उसके पोटेंशियल चेंजेस क्या होंगे? वो नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे आपको बताता चलूं कि ये जो वर्ड है ट्रेवर्स्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेवल अक्रॉस या फिर थ्रू। दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में से पास करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप किसी रेजिस्टर से लूप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो, द पोटेंशियल चेंज इज नेगेटिव। तो पोटेंशियल चेंज क्या आता है? वो नेगेटिव आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बात बताता चलूं कि रेजिस्टर के केस में आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आते हो, तो इधर भी पोटेंशियल चेंज क्या होता है? वो नेगेटिव ही होता है।
इसी तरीके से इस रेजिस्टर को देख लें, अगर आप लूप करंट आई की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो जब आप हाई से लो की तरफ आते हैं तो उस केस में पोटेंशियल चेंजेस बैटरी के भी नेगेटिव होते हैं, इसके भी नेगेटिव ही होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ पॉजिटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट बात जो आपके जहन में आएगी वो ये कि जब लूप करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कोई करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है कि हम उससे आने वाले पोटेंशियल चेंजेस को पॉजिटिव ले लें, जबकि इस केस में दोनों ही पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव लिखे हैं। तो ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमने जो यहाँ तक सीखा है उसके लिए हम MCQs प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला MCQ है किरचॉफ करंट रूल इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने ये बात की कि किस तरीके से हम एक क्लोज लूप में तमाम एनर्जी चेंजेस का जो सम है वो जीरो के इक्वल सपोज किया, और इसके अलावा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की और इक्वेशन बनी V इंटू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, और डेल्टा क्यू उस तरफ जाके डिवाइड हुआ तो इससे हमें जो इक्वेशन मिली वो थी I इज इक्वल टू 1 to n V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट से ये इक्वेशन बनाई है कि किसी क्लोज लूप में तमाम वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज लूप इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। अब लूप जो है वो किस डायरेक्शन में बनाई गई है, वो एंटी क्लॉकवाइज बनाई गई है, और हमें ये बात पता है कि जब किसी भी कंपोनेंट में आप नेगेटिव से पॉजिटिव दैट मीन्स लो से हाई की तरफ चलते हैं तो पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव होती हैं, और जब हाई से लो चलते हैं तो पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव होती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि R1 के अक्रॉस ये पोटेंशियल मौजूद है, तभी यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो जिस पहली बैटरी से पास कर रहा है तो उसकी EMF प्लस E1 लिखी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो वहां पे हाई से लो जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -VR1 लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट बैटरी है उसमें भी हाई से लो जा रहे हैं तो लिखा जाएगा -E2, और R2 के अक्रॉस भी हाई से लो जाया जा रहा है, सो -VR2 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों टर्म्स पे ओम्स लॉ अप्लाई कर लें तो ये बन जाएगी E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन वो है जिसमें तीनों टर्म्स ही नेगेटिव हैं पहली के अलावा। सो E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लूप इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। सो अब जो लूप करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब है जब करंट E2 से गुजरेगा तो लो से हाई गुजरेगा, इसका EMF पॉजिटिव लिखा जाना चाहिए। R2 से गुजरेगा तो हाई से लो गुजरेगा, इसका पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होना चाहिए। बैटरी E1 से गुजरते हुए भी हाई से लो आ रहा है, ये EMF भी नेगेटिव होनी चाहिए। और उसके बाद जब R2 से गुजरेगा तो अगेन हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, सो इस वजह से यहाँ पे भी पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव होंगे। सो सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और वो है बैटरी जिसकी EMF E2 है। सो अब हम स्टार्टिंग पॉइंट यही रख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं +E2 फिर -VR1, उसके बाद -E1 फिर -VR2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। सो इक्वेशन बन जाएगी E2 माइनस लूप करंट I इंटू R1 माइनस E1 माइनस लूप करंट I इंटू R2 एंड सम इज 0। दिस इज गिवन इन द इक्वेशन इन ऑप्शन डी, जिसमें E2 के अलावा बाकी तमाम टर्म्स नेगेटिव में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ E1 is 12 volt, E2 is 9 volt, R1 is 2 ohm and R2 is 3 ohm. What must be value of loop current? तो अगेन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो है तमाम कंपोनेंट से। सो नतीजा होगा कि सिर्फ E1 पॉजिटिव लिखा जाएगा +E1, और बाकी पोटेंशियल चेंजेस क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, जैसे कि पहले MCQ में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जिन टर्म्स पे पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं गिवन वहां पे ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए और इक्वेशन ये शेप इख्तियार कर लेगी। करंट वाले टर्म्स इक्वेशन की एक साइड पे ले आइए। इक्वेशन बनेगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। फर्दर इक्वेशन बन रही है
E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2। यह टर्म इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दें, इक्वेशन बनती है I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 ओवर R1 प्लस R2। सो करंट इज 12 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट ओवर 2 ohms प्लस 3 ohms, दैट मीन्स 3 वोल्ट ओवर 5 ohms. So 3/5 amperes, that is option C. So students, हमने क्लियरली देखा कि जो किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन है, किरचॉफ वोल्टेज रूल की, वो सिर्फ पोटेंशियल चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि करंट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। सेम वैसे जिस तरह किरचॉफ करंट रूल में आप पोटेंशियल चेंजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if E1 is 6 volt, E2 is 12 volt and R1 is 2 ohm and R2 is 3 ohm, what must be value of loop current? तो अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट ने फ्लो करना है, सो सिर्फ E2 पॉजिटिव और बाकी तमाम टर्म्स नेगेटिव आएंगी। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी E2 माइनस VR1 माइनस E1 माइनस VR2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स पे ओहम्स लॉ अप्लाई कीजिए, इक्वेशन बनेगी E2 माइनस आई R1 माइनस E1 माइनस आई R2। करंट फाइंड करना है, तो करंट को एक तरफ ले आइए इक्वेशन के, इक्वेशन बन जाएगी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2। करंट कॉमन निकाल लीजिए, E2 माइनस E1, आई कॉमन है, R1 प्लस R2। ये टर्म इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दीजिए। जो करंट की इक्वेशन बनती है वो है I इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ओवर R1 प्लस R2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, E2 है 12 वोल्ट, E1 है 6 वोल्ट, R1 2 ओहम्स है और R2 है 3 ohms. So I is 6 volt over 5 ohms, या फिर I is equal to 6/5 amperes. That is our option A. So dear students, ये थे किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करने के प्रोसीजर के स्टेप्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल 13.5 डिस्कस करनी है। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।